हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर आप लोगों ने चार चांद लगा रखे होंगे। उन्हीं चार चांदों में से चौथे चांद की चमक बढ़ाने के लिए मैं विजय शर्मा जीके विद पंडित जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है करंट अफेयर से रिलेवेंट सुशीला कार्की का जीवन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, सुशीला कार्की के बारे में। तो आपको बताया था कि याद कैसे रखना है कि आपकी कोई काकी है जिसका नाम है सुशीला। तो सुशीला काकी आपकी क्या बन गई भैया? पहले जज थी, जजमेंट करती थी सुशीला काकी, और अब सुशीला काकी जो है वो राष्ट्रपति बन गई है भाई साहब, सॉरी प्रधानमंत्री बन गई है। क्या बन गया सुशीला काकी? आपकी प्रधानमंत्री बन गई है और अब देश को चलाएगी। और ये देश को कब तक चलाएगी? जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। तो सुशीला काकी जो बनी है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। और कब तक के लिए बनी है सुशीला कार्की जो अंतरिम प्रधानमंत्री है? जब तक नेपाल के अंदर नई सरकार का गठन ना हो जाए। तो चलिए आज हम लोग जो है वो सुशीला कार्की जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिन पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी ऐसी न्यूज जो है वो निकल के आई है। आप लोग अब से पहले सुशीला कार्की जी के बारे में नहीं जानते थे। वो हमारे ही इंडिया से पढ़ के गई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की है राजनीति विज्ञान में। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो परिचय में क्या चीज पढ़ते हैं भैया? सबसे पहले परिचय के बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे ये। तो सुशीला कार्की नेपाल की एक प्रतिष्ठित न्यायविद और राजनीतिज्ञ है। वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। क्या थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। लो भाई, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और पहली ही क्या बनी है? ये प्रधानमंत्री बनी है। मुख्य न्यायाधीश थी और हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम बनी है। उनके जीवन में नेपाल उनके जीवन ने नेपाल में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण दिशा में नया इतिहास जो है वो रच दिया है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरी चीज क्या है? सुशीला कार्की के जीवन का परिचय। यहाँ पर ये जो फोटो तुम लोगों को दिख रही है ये सुशीला कार्की की है। क्या लिखी है? सुशीला कार्की को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। अंतरिम प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक यही जो है वो नेपाल को संभालेंगे और इनका काम है नई सरकार का गठन करना। ठीक है, इलेक्शन करवाएंगे दोबारा। क्या है कि भारत से पढ़ाई की, पति ने हाईजैक कर लिया था प्लेन। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के जीवन की कहानी। चलिए ये है सुशीला कार्की के जीवन के बारे में कुछ तथ्य है। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के चलते जैन जी ने उनकी लोकप्रियता है। जैन जी का मतलब क्या है? जनरेशन जेड। कौन सी है? क्यों हुआ है? क्योंकि नेपाल के अंदर जो है करप्शन भाई साहब इतना ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा करप्शन। क्या था? इस हाथ से लो और इसी हाथ से काम दे देते थे पैसे देके। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि अगर कोई सुरक्षा एजेंसी है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है भैया। आप कोई चीज खरीद रहे हो, कोई विमान खरीद रहे हो तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। 1400 करोड़ रुपए का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में करप्शन। ठीक है, करप्शन से जैन जी है, जनरेशन जो जेड है, वो इतनी ज्यादा भाई साहब परेशान हो रखी थी कि क्या करें, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री को मार मार के भगाया उन लोगों ने। प्रधानमंत्री को रातों रात भागना पड़ा, ओली साहब को। इतना खतरनाक हुआ वहां पे। हालांकि कुछ जो असामाजिक तत्व है वो हर जगह पे होते हैं, उनका काम सिर्फ दंगा फैलाना होता है। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज आई, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निर्दोष थे। लेकिन जब हिंसा होती है तो वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन निर्दोष मर रहा है, कौन क्या मर रहा है। हिंसा भड़कने के बाद सिर्फ क्या होती है? तबाही होती है। वही चीज कहाँ पे हुई? नेपाल के अंदर हुई। तो क्या है कि नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते जैन जी ने में क्या है? उनकी लोकप्रियता है भैया। 73 साल की सुशीला कार्की जिन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की और नेपाल की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गई है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्या है? ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी है। कहाँ से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इससे कुछ और चीजें भी देखी जा रही है। इससे ये देखा जा रहा है कि भारत के साथ जो नेपाल के रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं, क्योंकि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। जहां से आप लोगों ने, आपको भी पता है कि जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है उस कॉलेज के साथ आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आपका ना थोड़ा सा दिल सा लग जाता है उस जगह पे। तो इन्होंने भारत से किया तो भारत के साथ में भी इनका भी सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो वहां पर जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो सुधरने की थोड़ी सी संभावना है।
चलिए आगे बात करते हैं। नेपाल में भयानक हिंसा के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार जो है वो गिर गई। अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। चर्चित न्यायाधीश और नामचीन लेखक होने के नाते सुशीला कार्की को जैन जी का भी समर्थन मिला और 5,000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर लोगों ने सुशीला कार्की के नाम के ऊपर सहमति जताई। उसके बाद है, बतौर जज अपने कार्यकाल में सुशीला कार्की न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी अपना सख्त रुख जो है वो अपना चुकी है। यही वजह है कि जैन जी की पहली पसंद बनी। 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का प्रमुख चेहरा बन गई। ये है हमारी, क्या नाम है, सुशीला कार्की। ठीक है। सुशीला कार्की का जन्म कहाँ हुआ, ये इनके बारे में थोड़ा सा इनका बायोडाटा है। सुशीला कार्की का जन्म 1952 को विराटनगर के शंकरपुर में हुआ था। पिता पैसे पैसे से किसान थे और सुशीला 7 भाई बहनों में से सबसे बड़ी बेटी है। 7 भाई बहन है ये। 1971 में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आ गई और राजनीति में इन्होंने क्या करी, फिर ग्रेजुएशन कर ली। 1978 में कानून की पढ़ाई करने के बाद सुशीला कार्की ने विराटनगर से ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब ये एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों को दिख रही होगी ना कि पति ने प्लान हाईजैक किया था, सुशीला कार्की के पति। तो सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ 7 फेरे लिए थे। दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि अपने इंडिया के अंदर हुई थी, जिसके बाद दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का नाम 1970 में नेपाल की कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौर में वीरेंद्र शाह जो थे उस टाइम पे नेपाल के राजा थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने थे। लिहाजा सुवेदी रॉयल ने नेपाल एयरलाइंस के विमान को ही हाईजैक कर लिया था। इनको क्या चाहिए थे भैया, इनको 30 लाख रुपए चाहिए थे। किस लिए, विद्रोह करने के लिए। विद्रोह किसका, सशस्त्र विद्रोह करना था इनको, जिसके लिए इन्होंने क्या कर लिया था, प्लेन को हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक है विमान विद्रोह। तो विद्रोह के बारे में क्या चीज है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है, उसका सार क्या है। आशा करता हूं कि वीडियो जो है वो तुम लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैला दो जितने भी आपके साथी संगी जितने भी है जिनको आप लोग वीडियो फैला सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज के साथ। जय हिंद।